हे गाइस, आयुष्मान बिस्वारी। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने क्वेश्चंस यार। और इस वीडियो में अपन कवर करेंगे टॉर्क के ऊपर क्वेश्चंस। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो जनरली हर बुक में तुम लोग को मिल ही जाते हैं और ज्यादातर जेई में पूछे भी जाते हैं। मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, दोनों टाइप के। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो। टॉर्क। सबसे पहले यहाँ से जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है मेरे पास यहाँ से आर एफ साइन थीटा। वैसे तो आर एफ साइन थीटा होता नहीं है, मतलब वो होता है यहाँ से आर क्रॉस एफ। ठीक है, यहाँ से इतनी सी बात अपन को बेसिक सी थोड़ी हो जाती है कि यहाँ से ये होता है आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ। ठीक है। अब इनने बोल रखा है, ऐसा कुछ इनने सिचुएशन दे रखा है डायग्राम, और इनने बोल रखा है कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 न्यूटन का फोर्स इधर रख रहा है, डिस्टेंस 5 है। तो मेरे पास इस वाली रॉड का, रॉड नहीं मतलब यहाँ से इसका, मेरे पास इसके अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा? 5 × 10 साइन 37। क्यों? इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा है, इसमें थीटा कितना है? 37 डिग्री। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? ये वाला, यहाँ से ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू आर इंटू एफ मतलब 10 sin 37, 10 sin 37 प्लस, क्यों? अभी तो यहाँ से केवल इसका कैलकुलेट किया, अपन को इसका भी कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा 10। ये तो डायरेक्ट ही है, यहाँ से 10 मेरे पास यहाँ से परपेंडिकुलर है, और यहाँ से अपना डिस्टेंस ये वाला 8, ये अपन का दे रखा है 10। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 sin 37 कितना होता है? 10 sin 37 होता है 8। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10 × 8, ये इस तरफ। और तुम ये देखो, सारे के सारे टॉर्क एक ही डायरेक्शन में। क्यों? आर क्रॉस एफ, ऊपर की ओर। यहाँ से मैं इसको चलो मार्क भी कर लेता हूँ, ऊपर की ओर। प्लस 10 × 8 ऊपर की ओर, प्लस 10 × 8 ऊपर की ओर, प्लस अब यहां से मेरे पास इसका अपन को देखना पड़ेगा। इसका अपन चेक करते हैं। चलो, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला भी 45 डिग्री। क्या मैं इसको ये वाला निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा 20√2 इंटू ये वाली, ये वाला अपना फोर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 20√2 इंटू sin 45। sin 45 कितना होता है? 1/√2। तो मतलब √2 से 1/√2 कटेगा। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 10, ये डिस्टेंस दे रखी है, 10 इंटू 200, सॉरी 10 × 20। तो ये मेरे पास इसका टोटल अपन, और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में। क्यों? आर क्रॉस एफ ऊपर, आर क्रॉस एफ ऊपर, आर क्रॉस एफ ऊपर। यहाँ से सबके सब ऊपर जा रहे हैं, तो इसका समीशन तुम्हारे पास आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आते ही इनने यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि मान लो कोई एक पार्टिकल है, एच हाइट से गिर रहा है ना, एच हाइट से गिर रहा है। ये अपन यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, देख तो नहीं रहे, मतलब यहाँ से अपन को इस पॉइंट के अबाउट बताना है कि क्या इस टॉर्क चेंजिंग और कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो वो कितना है। पहली बात तो अपन ये देखते हैं कि भैया टॉर्क चेंज हो भी रहा है या कांस्टेंट है। टॉर्क होता क्या? टॉर्क मैंने अभी यार बताया, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर कितना है मेरे पास? आर मेरे पास डिस्टेंस डी कांस्टेंट है ना। ये ऐसे गिर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी तो कांस्टेंट है। तो चलो उसको डी को यहां लिख देते हैं, डी इंटू इस पूरे सिस्टम में फोर्स कौन सा लग रहा है? केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो कितना होता है? एम जी। एम जी, बस ये कितना आंसर आ गया? एम जी डी। क्या इसमें से कोई भी चीज तुम लोग को वेरिएबल दिख रही है? नहीं, क्योंकि सब कुछ चीज कांस्टेंट है। डी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। तो अपन को इसको सोचना कैसे है? सोचना इसको ऐसे है कि फोर्स केवल एक लग रहा है, जो कि होता है अपना यहाँ से एम जी फोर्स, जो कि कांस्टेंट है। डी मेरे पास कांस्टेंट दे रखा है। क्यों? मतलब काफी लोगों को लगता है कि नहीं यार टॉर्क बराबर हो, टॉर्क बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको नॉर्मल सोचो ना तुम लोग। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, और यहाँ से एम जी का फोर्स यहाँ से मेरे पास ऐसे नीचे लग रहा है, तो मेरे पास एम जी इंटू डी है ना। या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एम जी इंटू डी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है ऐसे। तो ये मेरे पास आ जाएगा एम जी डी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाला एक था अपन का थोड़ा अच्छा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलो और आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी वैसे लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ इसमें फर्क नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ने ये बोल रखा है, जैसे तुम लोग ने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा था ना, कि एक पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं यहाँ से तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। वापस ने ऐसे ये पूछ रखा है कि तुम मुझे बताओ इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं इस पॉइंट, इस कोई भी बॉल या किसी भी चीज को भी फेंकू, मान लो ऐसे मैंने किसी बॉल को ही फेंक दिया, ऐसे एम बॉल को, एम मास की बॉल को फेंका, क्या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, या फिर घट रहा है? इसको वापस से सोचते हैं। देखो, पूरे के पूरे कोर्स ऑफ टाइम में एक ही फोर्स लग रहा है, जो कि होता है एम जी। एम जी हो रहा है मेरे पास नीचे, है ना। और मेरे पास यहाँ से जो डिस्टेंस है, मान लो फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पर है, मुझे नहीं पता यहाँ से ये पॉइंट कौन सा है, तो मैं मान लेता हूँ इसको एक्स। तो क्या मैं यहाँ से टॉर्क लिख सकता हूँ एम जी इंटू एक्स? क्यों? फोर्स तो कांस्टेंट है भैया। अब mg इंटू एक्स, जैसे जैसे ये बॉल आगे आती जाएगी, क्या ये x बढ़ता नहीं जाएगा?
अगर ये एक्स बढ़ता जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये टॉर्क भी बढ़ रहा है। तो बस अपन को यहाँ से ये वाला आंसर मिल गया कि जैसे जैसे यहाँ से ये बॉल अगर ये ऐसे कोर्स ऑफ टाइम में जाएगी तो मेरे पास टॉर्क बढ़ेगा। तो यहाँ से यार ये वाला जरूरी नहीं है कि यार जेई में हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए ऐसे वाले, कभी कभार ऐसे वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अपन को इसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई? चलो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन अपन को इसमें ऐसे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। देखना, देखो क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है ये जमीन है, ठीक है, बी वाली अपन की जमीन है, ये अपन की एक वॉल है, ये कुछ लैडर दे रखे इनने, लैडर का मास है 20 किलो, इस पे कोई लड़की खड़ी हुई है जिसका मास है 50 किलो, और लैडर की लेंथ है मेरे पास कुछ 10 मीटर, 10 मीटर अपन लेंथ ले लेते हैं, और ये वाली इंक्लाइंड है 53 डिग्री पे। अब देखो इनने बोल रखा है कि यार यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस वॉल पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0 दे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने कुछ म्यू दे रखा है, म्यू दे रखा है मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अब इनने पूछ रखा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एट बी सो दैट फॉर नो स्लिपिंग। अब देखो अगर लड़की ऊपर चढ़ेगी तो डेफिनेटली ये जो रॉड है ये ऐसे खिसकती जाएगी, तुम लोग ने पढ़ रखा होगा यहाँ से ये ऐसे खिसकेगी, क्यों तुम इसको नॉर्मल उसमें भी समझ सकते हो ना कि कोई इंसान अगर यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रहा है तो ये ऐसे खिसकेगी, अगर ये ऐसे खिसकेगी तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ, क्योंकि क्यों रॉड तो इस तरफ खिसक रही है। तो अपन को यही फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। चलो सबसे पहले अपन इसका अच्छे से एक एफबीडी बनाते हैं, है ना, एफबीडी से अपन को आधी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। ये अपन की है लेडर, है ना, ये अपन की है लेडर। क्या मैं इस ग्राउंड से मान सकता हूँ ये एक N1 फोर्स ऊपर लग रहा है, मान लेता है एक N1 फोर्स ऊपर लग रहा है। क्या इस वाली जमीन कभी का अपन को नॉर्मल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन मान लेते हैं N2 फोर्स यहाँ पे कुछ लग रहा है। अब बात ये आती है क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है? बिल्कुल, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो अपन यहाँ से फ्रिक्शनल को इधर मान लेते हैं, फ्रिक्शनल इधर आ जाता है, F इसको मान लेते हैं। अब इस लेडर का mg लग रहा है, पहली बात तो, है ना, लेडर का mg कहां से लग रहा है? सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास मतलब 5 मीटर से। तो इसका लेडर का कितना लग रहा है? लेडर का अपन को मास दे रखा है 20 किलो मतलब 200, क्यों mg मास इंटू जी अपना 10 है, ठीक है भैया। और ये अपन का दे रखा है 500, क्यों 50 किलो की महिला है तो 50 इंटू जी, तो यहाँ पे लग रहा है कुछ 500, ठीक है भैया। ये अपन को एफबीडी से क्या क्या समझ में आया? एफबीडी से मुझे अगर ये समझ में आया कि भैया अगर इंसान को गिरना नहीं है, मतलब वो लड़की को गिरना नहीं है, तो 500 प्लस 200 इज इक्वल टू N1 तो होना ही पड़ेगा, क्यों बैलेंस करना ना अपन को। 500 मतलब नीचे वाला फोर्स जो टोटल है प्लस N1 इज इक्वल टू प्लस मतलब 200 इज इक्वल टू N1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलो N1 तो मेरे पास आ गया यहाँ से 700, ठीक है भैया, ये अपन प्रिजर्व करके रखते हैं। अब बात आती है N2 इज इक्वल टू एफ होगा, N2 इज इक्वल टू एफ होगा, क्यों मैंने बोल रखा है फॉर नो स्लिपिंग, अपन को स्लिप नहीं करवाना, तो मेरे पास आ गया N2 इक्वल टू एफ। अब अपन के पास क्या क्या वेरिएबल बचता है? अपन के पास वेरिएबल बचता है N2 और F, कैसे निकालें? देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा सोचा करो दो चीजों का। सबसे पहले एक मेरे पास आ जाता है फोर्स बैलेंस, और एक अपन के पास आ जाता है टॉर्क बैलेंस। फोर्स तो मैंने ऐसे बैलेंस करवा दिया, दो इक्वेशन लिख के, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लिख के मैंने फोर्स बैलेंस करवा दी। अब अपन को करवाना है टॉर्क बैलेंस, करवा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इस पॉइंट के अबाउट इन सबका टॉर्क लिख सकता हूँ, सारे फोर्सेस का टॉर्क लिख सकता हूँ इस पॉइंट के अबाउट? लिख के देखते हैं, चलो इस पॉइंट के अबाउट इसका फोर्स इसका टॉर्क कितना होगा? 0, क्यों r क्रॉस f में यहाँ से r डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस उसमें 0 है क्योंकि यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसका 0, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा? 200 इंटू ये परपेंडिकुलर, तो ये अगर 53 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री, ठीक है। 200 का टॉर्क कितना होगा? 200 का टॉर्क होगा 200 इंटू 200 इंटू साइन 37 इंटू 5 क्यों? आर क्रॉस एफ, ये आर है, आर क्रॉस एफ, ये अपन का लग रहा है बाहर की ओर, क्यों आर क्रॉस एफ बाहर की ओर, प्लस यहाँ पे वीडियो बंद हो गई थी तो अपन को वापस से थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, चलो कंटिन्यू रखते हैं। यहां से अपन ने 200 का टॉर्क लिख रखा था कि 200 इंटू साइन 37 इंटू 5 आर क्रॉस एफ। सिमिलरली यहां से अपन को 500 का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा। देखो ये सारे टॉर्क की तरह ये ऊपर की ओर है, यहाँ से मतलब बाहर की ओर है, यहाँ से आर क्रॉस एफ बाहर की ओर। सिमिलरली 500 का टॉर्क कितना हो जाएगा? 500 साइन 37, 500 इंटू साइन 37, क्योंकि यहाँ से यार ये वाला इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इंटू 8, क्योंकि अपन को यहाँ से क्वेश्चन में 2 मीटर दे रखा था, मतलब यहाँ से बचा हुआ कितना पार्ट है? 8 मीटर। अब इज इक्वल टू, क्या बाहर वाला टॉर्क इज इक्वल टू होगा अंदर वाले टॉर्क के अंदर, है ना, क्योंकि अपन को मैंने बोल रखा है फोर्स भी बैलेंस कराना है, टॉर्क भी बैलेंस कराना है। तो अंदर वाला टॉर्क कौन सा है? ये N2 होगा, डेफिनेटली अपन समझ सकते हैं ना। N2 यहाँ से अगर ये 53 डिग्री है तो यहाँ से ये वाला भी 53 डिग्री होगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा?
N2 इंटू साइन 53, क्या यहाँ से N2 साइन 53 हो जाएगा, R क्रॉस F अंदर की ओर मतलब बाहर इक्वल टू अंदर, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा N2 इंटू साइन 53। अब क्या मेरे पास यहाँ पे बचे क्या, साइन 37 की वैल्यू पता है, साइन 37 पता है, N2 साइन 53 की वैल्यू पता है, क्या इसको बैलेंस करके N2 आ जाएगा, अगर मेरे पास N2 आ जाएगा तो क्या मेरे पास F भी आ जाएगा, बस काम खत्म। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस अपन को थोड़ा इस तरीके से अप्रोच करने पड़ते हैं कि सबसे पहले तुम यहाँ से एफ बनाओ, इसका सेंटर ऑफ मास लिख दो, दोनों का सेंटर ऑफ मास लिख दो, फिर यहाँ से सबसे पहले तुम सारे इसको करो, नॉर्मल फोर्स बनाओ, नॉर्मल फोर्स यहाँ से ये वाला, फ्रिक्शनल बनाओ, फिर दोनों का सेंटर ऑफ मास से एम जी लिखो, पहले यहाँ से फोर्स बैलेंस कराओ, फिर यहाँ से टॉर्क बैलेंस करो। ये तो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए काम आती है। ये वाला क्वेश्चन देख लेता है, ये वाला क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, सिमिलर ही है, देख लेते हैं इसका। देखो इनने बोल रखे है कुछ अपन की दीवार पे लटकी हुई है एक रॉड जिसकी लेंथ है एल, टोटल लेंथ है एल, है ना। इन्हें बोल रखा है कि यार T1 और T2 का टेंशन बताओ। बहुत सारे बच्चे कभी कभार ये भी सोच सकते हैं कि T1 और T2 टेंशन बराबर होंगे, लेकिन हो ही नहीं सकते। बताऊं क्यों? ये बराबर तब होते हैं जब ये T2 भी एकदम यहीं पे चिपका होता हो, तो दोनों के दोनों मतलब ऐसे चिपके होते हैं। अगर यहाँ से ये अपने वो है और ये रॉड है, तो अगर ये ऐसी सिचुएशन होती तब जाके इक्वल होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, तो अपन को देखना पड़ेगा। अब वापस से इसमें अपन को दो चीजें करानी पड़ेंगी, एक अपन को कराना पड़ेगा फोर्स बैलेंस और दूसरा अपन को कराना पड़ेगा टॉर्क बैलेंस। सबसे पहले अपन फोर्स बैलेंस देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फोर्स कहाँ का लग रहा है। सीधी सी बात है, इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे कहीं इसका नीचे लग रहा होगा mg, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। ये मेरे पास हो गया फोर्स बैलेंस। अब अपन को टॉर्क बैलेंस कराना है, करा लेते हैं भैया। मैं क्या इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्स का टॉर्क लिख सकता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट भी करा सकता हूँ, लेकिन अपन को आसान तरीका देखना है। चलो इस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क लिखते हैं। mg का टॉर्क अंदर, T2 का टॉर्क बाहर। तो चलो mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है L/2 इक्वल टू T2 इंटू ये कितना हो जाएगा L माइनस L बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा L माइनस L बाय 6, क्योंकि यहाँ से L बाय 6 इतनी दूरी दे रखी है, तो L माइनस L बाय 6। अब ये कितना हो जाएगा mg L/2 इज इक्वल टू T2, L माइनस L बाय 6 कितना हो जाएगा 5L/6, 5L/6। L से L कटा, 2 से 3 कटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा T2 मेरे पास आ जाएगा 3mg/5। T2 मेरे पास अगर 3mg/5 आ गया, तो क्या मैं T2 को इस इक्वेशन में रख के T1 निकाल सकता हूँ। मेरे पास T1 आ जाएगा यहाँ से 2mg/5, काम खत्म। यहाँ से टॉर्क के ऐसे क्वेश्चन से होते हैं। अपन को बस यहाँ से फोर्स बैलेंस कराना है, जो मैंने यहाँ पे करा है, फिर अपन को यहाँ से टॉर्क बैलेंस कराना है। क्वेश्चंस आसान नहीं होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से टफ नहीं होते हैं, बस अपन को यहाँ से ये वाली थोड़ी चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती है। और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला तो अपन को डेफिनेटली याद ही रखना पड़ता है, R/F परपेंडिकुलर। सो यार यहाँ से अपन के टॉर्क के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।